Good morning, everyone. किसी ने पूछा है कि भारतीय न्यायालय ने भारतीय समाज में शांति सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुसंख्यकों के मतों, पहले देखो, लिखने में इतने बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखा जाता। लिखने में सेंटेंस कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे। इतना बड़ा सेंटेंस लिख दोगे कि आवाज आ रही है? अगर आप बहुत बड़े सेंटेंस लिख दोगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो प्रोफेसर पढ़ेगा उसको फिर यहां से पढ़ेगा वहां से निकल जाएगा। इसे सेंटेंस आपके छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये लिखने के तरीके को आप चेंज करो कि सरकार के भारतीय संस्कृति आदि आधारों पर एलजीबीटी श्रेणी के अल्पसंख्यक लोगों के मूल अधिकारों की अवहेलना करके इनके विरुद्ध फैसला सुनाया। इतना बड़ा आपका सेंटेंस है, ये नहीं चलेगा। क्या यह भारतीय लोकतंत्र और भारतीय न्यायिक प्रणाली पर प्रश्न खड़ा नहीं करता? भारत में आंशिक लोकतंत्र स्पष्ट करिए। ओह माय गॉड, अभी तो भारत में लोकतंत्र पढ़ना बाकी है। अभी आप, अच्छा ये बताइए, आप में खामी है या परफेक्ट है? कौन परफेक्ट है? जो परफेक्ट है उसका नाम है, जो परफेक्ट है उसका नाम है ईश्वर, जो हमसे आपसे मिला नहीं। ये बताइए, भारतीय लोकतंत्र में खामी होगी या नहीं खामी होगी? लेकिन विशेषताएं ज्यादा है या खामी ज्यादा है इसमें? इसलिए आपका देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए? ग्लास आधा भरी है आधा खाली है, देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? आधा भरी है। इसलिए नजरिया बदलोगे तो नजारे, युवा अवस्था में हर कमी देख रहे हो कि भारतीय न्यायपालिका ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अरे अभी आगे बताएंगे भारतीय न्यायपालिका क्या है, लोकतंत्र क्या है। एक बात याद रखना दोस्तों, 140 करोड़ लोगों की आबादी में इन लगभग 100 करोड़ तो मतदाता है। ये दुनिया का अचंभा है। इसलिए लोकतंत्र की खामियां कभी बता देना का 1-2 लाइन में। आप तो ऐसा लिख रहे हो कि लोकतंत्र में कुछ अच्छा है ही नहीं है। गंदी बात, ऐसे नहीं लिखते। तो क्या आप लिख रहे हैं? फिर इसने कि फिर देखो लिखा है। तो अगली बार आप जब भी लिखिए छोटे सेंटेंस। कैसा लिखना है? छोटा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस, छोटा पैराग्राफ। ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। फिर लिखा है, लोकतंत्र में बहुमत की सरकार होती है, जिस कारण अल्पसंख्यकों की मांग या तो सरकार द्वारा दबा दी जाती है या सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती। बहुसंख्यक सरकार के स्थानीय शासन में किसी विशेष जाति क्षेत्र का मुद्दा सब बता देंगे। ये मेरे बच्चे किसी भावना उमड़ रही है, दिल पर नियंत्रण रखो, कि दिल तो पागल है। अच्छा, दूसरी बात आपको याद दिला दें, आपको व्यवस्था में प्रवेश करना है, व्यवस्था की विसंगतियां देखना है, याद रखिएगा। कई बार बच्चे मानविकीय विषय पढ़ के आंदोलनकारी बन जाते हैं। उनको लगता है ना पहले मैं व्यवस्था बदलूंगा। व्यवस्था बदलने में बड़ी कठिनाई होती है। ज्यादा आसान तरीका है, पहले व्यवस्था के पार्ट बन जाओ, उसके बाद देखेंगे। दुनिया में बड़ी सारी खामियां हैं, थी और रहेंगी। तो आपका काम क्या है? खामियों के समाधान में थोड़ा योगदान देना। और खामियों के समाधान में योगदान कब दे पाओगे? जब व्यवस्था में जाओगे। इसलिए आप याद रखना, थोड़े मोड़े इन सब पे नजरअंदाज करके चलो। जब हाथी चलती है तो बहुत लोग आगे पीछे चलते हैं, देखती नहीं उनको। अब छोटे मोटे टकराव हाथी देखिए तो हाथी नहीं पहुंच पाएगी फिर जहां पहुंचना है। फिर किसी बच्चे ने पूछा है, क्या भारत को एक लोकतांत्रिक देश कहना तर्कसंगत होगा? नहीं मेरे बच्चे, तर्कसंगत नहीं होगा। कमाल की बात है यार। तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि बाहर सूरज निकला है कि नहीं निकला है? अरे मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां मतदाता कितने हैं? लगभग 100 करोड़ तो मतदाता हैं। और कह रहे हो भारत को लोकतंत्र कहना तर्कसंगत नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया को लोकतंत्र कह दो तुम, अफगानिस्तान कहो दोस्तों, भारत को मत कहो।
फिर गंदी बात किया, कमाल की बात है। जहर देते हो कहते हो पीना होगा, जब मैं पीता नहीं तो कहते हो पीते क्यों नहीं, और जब मैंने पी लिया तो कहते हो जीना होगा। ऐसी बातें करते हो मेरे बच्चे। ये सब जो वैचारिक कचरा है इसको जल्दी जल्दी सर्फ एक्सेल से धो दो, एनसीईआरटी पढ़ो, बात को आगे रखो, और पहले अच्छाइयां बताओ, फिर दो चार खामियां एक आध बता देंगे आपको। खामियां हैं ऐसा नहीं, खामियां नहीं है, खामियां ना हो तो हम सुधार की बात कहां करेंगे, लेकिन अच्छाइयां भी तो बताओ, पहले अच्छाई देखो। अच्छा, युवा होने के नाते सकारात्मक देखना चाहिए, नकारात्मक। बूढ़े को हर खामी देख, कहीं इसी भारत में जाएगा, देखो ये कौन स्टेज पे आ गया, हमको दादा बैठो यार तुम, ये लड़की कौन डांस कर रही है, दादा बैठ जाओ तुम। अगर आपको व्यवस्था में हर जगह खामी दिख रही तो खामी फिर आप में है। आप याद रखो, प्रवृत्ति दो होती है, एक हमें कोई खामी न दिखे किसी में तो समझ लो हम मोहब्बत में हैं, और अगर हमें किसी व्यवस्था में केवल खामी दिख रही है तो समझ लो हमारा अप्रोच फिर पूर्वाग्रहपूर्ण है, मामला बीच का है। व्यवस्था में खामी भी होती है, अच्छाई भी होती है, और हंस का काम क्या होता है, अच्छाई को लो, बुराई को दूर करने का उपाय बता दो। यह कहना, क्योंकि यहां के अधिकांश नागरिकों की मानसिकता तथा उस आधार पर कट्टरवादी संगठन द्वारा किए गए कार्य भारत में लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते हैं। खाप पंचायत, अरे मेरे बच्चों, अभी हमारा लोकतंत्र बच्चा है, 75 ईयर जमा हुआ। इंग्लैंड के लोकतंत्र कितने साल हुए, 300 साल। अमेरिका के लोकतंत्र कितने हुए, 300 साल। अरे मेरे बच्चों, अभी जो हमने 75 ईयर्स में अर्जित किया है वो काबिल तारीफ है, बाकी खामियां हैं धीरे धीरे उसको खत्म कर देंगे, इसलिए खामियां ज्यादा है, अच्छाई उत्तर एक ही है। अब आप शुरू कर दीजिए। बेसिक शब्दावली, शायद लास्ट पे हमने कुछ कहीं पे रोका था, बेसिक शब्दावली कहां पे थी, क्या राज्य व्यवस्था, अंतिम लाइन क्या लिखी थी आपने, हाँ ठीक है, एक दो लाइन आप और बता दें जो पिछली क्लास में, क्या, हाँ ठीक है, मैं राज्य व्यवस्था बता रहा था, उसमें एक दो लाइन आपको लिखवा दिया था, जहां तक लिखवा दिया था तो कोई समस्या तो नहीं है, बस एक दो लाइन और लिख लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे प्रियम्बल से, फिर शुरू करेंगे प्रियम्बल से। तो लिख लीजिए पहला, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में संविधान के व्यवहारिक पक्षों का भी अध्ययन होता है। राज्य व्यवस्था में संविधान के व्यवहारिक पक्षों का भी अध्ययन होता है। संविधान के व्यवहारिक पक्षों का भी अध्ययन होता है क्योंकि संविधान के संचालन हेतु राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। क्योंकि संविधान के संचालन हेतु राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अब आप खास तौर पे देखेंगे इंडिया में, देखिए राजनीतिक दल का नाम हमने लिया, आपके पूरे पाठ्यक्रम में पॉलिटी में पार्टी सिस्टम की बात कहीं नहीं की गई है, पार्टी सिस्टम कहीं उल्लेख ही नहीं है। लेकिन एक खास बात आप देखेंगे, उस पार्टी से सवाल मेंस में बार बार पूछे गए हैं। यानी भी आप देखेंगे भारत में एक बड़ा चेंज आ रहा है। एक जमाना था कांग्रेस का डोमिनेंस था, आज बीजेपी का राइज है। ये अपने आप में पॉलिटिकल सिस्टम में होने वाला एक बहुत बड़ा चेंज है, बीजेपी का राइज। अब सवाल है पार्टी सिस्टम का महत्व कैसे है। आप संविधान में जाएंगे तो देखेंगे संघ राज्य के बीच का संबंध,
पार्टी सिस्टम संविधान को परिभाषित कैसे करता है? मोदी जी का योगी के साथ ज्यादा संबंध अच्छा है या दीदी के साथ? इसका संबंध कैसे पता चलेगा? खास बात है। ये बताइए, केजरीवाल और दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच में हमेशा लफड़ा ही क्यों लगा रहता है? इसीलिए आप याद रखिए, संविधान की पूरी समझ कब हो पाएगी? जब आप पार्टी को देखेंगे। वो वाली पार्टी नहीं जो आप करते हैं। पार्टी कई प्रकार की होती है। एक पार्टी होती है जो किसी उत्सव के बाद होती है, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। एक पार्टी वो है जो चुनाव जीतने के लिए काम करती है, वो एक पार्टी ही है। सवाल ये है, पार्टीबाजी करना बुरा है या पार्टीबाजी करेंगे या राष्ट्र के लिए काम करेंगे? देश में क्या हो रहा है? होना चाहिए। कैसे लोकतंत्र चलेगा? ये बताइए, इस क्लास में बैठे हुए सभी लोगों का विचार एक जैसा है? पार्टीबाजी होगी या नहीं होगी? होगी। इसलिए लोकतंत्र में जिस दिन हम सबके मत एक कर लेंगे, आप याद रखिए, उस दिन पार्टी एक ही होगी। एक पार्टी करने की शर्त है, आप सभी लोगों का नजरिया एक जैसा हो जाए। परिवार में दो भाइयों का नजरिया एक जैसा नहीं हो पाता। पति पत्नी तो आपसे मिल नहीं पाते। इसलिए किसी ने मुझसे पूछा, भाई चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? मैंने कहा, जी एक का चुनाव किया, जीवन भर उसी से लड़ रहा हूं, तो बाकी फुर्सत कहां मिली? चुनाव कहां लड़ूंगा? कमाल की बात है यार। नजरिया, इसे नजरिया बदला। इसलिए पार्टी सिस्टम आप पढ़ेंगे। जब तक पार्टी नहीं पढ़ेंगे, कुछ संविधान में कुछ मिल नहीं पाएगा। जब तक आप पार्टी नहीं पढ़ेंगे, संविधान में कुछ आपको मिल नहीं पाएगा। तो पार्टी आपको लगातार रिफर करना पड़ेगा। इसलिए देखो, मेंस का सवाल बार बार मैं आपको बता भी दूंगा। अभी पिछली बार मेंस का सवाल पूछा है, ऐसे क्या कारण है कि 1990 के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रतिबंधित हो गया? इसका उत्तर संविधान नहीं देता। ये बताइए, जिस तरीके से तमिलनाडु के गवर्नर टीएन रवि शक्तिमान के रूप में काम कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? पार्टी। डीएमके और बीजेपी अलग अलग दल हैं, जबकि वहीं पे आप देखेंगे यूपी में गवर्नर है पता भी नहीं चलता, और तमिलनाडु में केवल गवर्नर है यही पता चलता है। हो कैसे रहा है? लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती, इसीलिए संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों के निर्धारण में राजनीतिक दलों की निर्णायक भूमिका होती है। राजनीतिक दलों की निर्णायक भूमिका होती है। संघ सरकार राजनीतिक दलों की निर्णायक भूमिका होती है। संघ सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच होने वाले विवाद संघ सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच होने वाले विवाद संघ सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच होने वाले विवाद का मूल कारण दलीय है। दलीय है क्योंकि दली का मतलब पार्टी। दल, पार्टी का हिंदी नाम क्या है? दल। दली क्योंकि संघ में बीजेपी की सरकार है, संघ में बीजेपी की सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार है। टीएमसी का नाम सुना है आपने? तृणमूल कांग्रेस। जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। अच्छा, ये तो पार्टी का फर्क हो गया जो बार बार हमें दिखेगा, पार्टी का फर्क बार बार दिखेगा। वैसे अपेक्षा हमारे लोकतंत्र में अपेक्षा यही है कि देखिए, परिवार में तमाम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर बाद में मनभेद नहीं होना चाहिए। बाद में सब लोग एक देश के विकास के लिए काम करें और करते भी हैं। लेकिन अगर आप दूसरा फैक्टर आप देखेंगे, दल तो बदल ही रहा है, और हकीकत की बात तो ये है, इस समय आपको आगे बताएंगे, बीजेपी गवर्नमेंट आई है और बीजेपी गवर्नमेंट नेहरू की एक एक याद खरोच के हटा देना चाहती है इस देश से। बीजेपी कहती नेहरू, अब कई बार कैमरा के सामने बताने में समस्या आती है। अब देखिए, नेहरू बड़े रोमांटिक व्यक्ति थे, पर रोमांटिक का मतलब कि आदर्शवादी, नैतिकतावादी। वो मुंबई अर्थ में रोमांटिक का मतलब मत समझिए। नेहरू बड़े आदर्शवादी व्यक्ति थे, नैतिकतावादी व्यक्ति थे, और नेहरू जिन धाराओं को लेकर चलते थे उसी बात पर अब सवाल उठाया जा रहा है। प्रस्तावना हम आपको बता देंगे। बीजेपी कहना है भाई देखो, नेहरू ने कुछ किया नहीं, यही बात गड़बड़ है। नेहरू ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, सबने किया। हमें पार्टी लाइन पर सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी लाइन पर हम बता देंगे कि क्या क्या लोग कैसे कहते हैं। संविधान बड़ा है, पार्टी संविधान बड़ा है, लेकिन अगर पार्टी संविधान ही बदल दे तो, लेकिन चिंता की बात नहीं, संविधान बदला जाने वाला नहीं है। दूसरी बात, अच्छा दल तो बदल ही रहा है, समाज बदल रहा है या समाज स्थिर है? बदल रहा है समाज। लेकिन आपको देखने से ऐसा नहीं लगता समाज बदल रहा है। इतने सीधे साधे बच्चे, मुझे देखने से लग ही नहीं रहा दिल्ली के बच्चे हैं ये सब। अच्छा, दिल्ली के बाहर से हो? अच्छा, तभी सीधे साधे हो, मतलब बदलने की प्रक्रिया में लगे हो। कुछ कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? क्या आया? एक खास बात है, समाज बदल रहा है बच्चों। समाज कैसे बदल रहा है? आजकल आप देखोगे भाई, आजकल जब भारत आज़ाद हुआ था, याद रखिए, भारत आज़ाद हुआ था तो हमारी पूरी सिस्टम में, अभी मैं तमिलनाडु का समीकरण देख रहा था, आज की डेट में हमारी पूरी लोकसभा में, विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, इनकी मेजॉरिटी है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ऊंची जातियों का शासन था। ये बड़ा चेंज हो रहा है, ये बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो महिलाओं की भूमिका क्या थी? घरेलू कार्यों तक थी। आज क्या है? अब महिलाएं भी बाकायदा लोकसभा में, विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और उस समय पहला लोकसभा चुनाव में हजारों महिलाओं के नाम इसलिए काटने पड़े थे कि महिलाओं ने अपना नाम क्या लिखवाया था कि टिंकू के पापा। अब टिंकू के पापा का नाम लिखवा दिया तो इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है टिंकू के पापा कौन थे। ऐसा हमारा समाज था। एक खास बात है, हमने तो एक एग्जाम्पल हिमेश, मतलब फिल्मों का एग्जाम्पल बता ही दिया है। एक जमाना था, मूवी आई थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बाद आजकल मूवी कैसी आ रही है देख ही रहे हो। समाज बदला कि नहीं बदला? एक जमाने में, याद रखे दोस्तों, शादी विवाह में लड़के लड़कियों को देखना प्रतिबंधित था, तो लोग लड़की देखने के लिए क्या उपाय अपनाते थे? गाय भैंस खरीदने के बहाने आते थे। आजकल तो मैं किसी घर के किसी गांव से कोई व्यक्ति आया था, उनका भाई चलो मुझसे मिलना है, मैं दादाजी को लेकर गया। अब वो दो लोग वहां पे रह रहे थे। दादाजी ने पूछा, भाई बहन हो? कहा नहीं। पति पत्नी हो? कहा नहीं। दादाजी की आंखें और चौड़ी हो गई। उनके इसके बाद क्या हो? हमने कहा दादाजी ये सब क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हो? इनका मतलब है आप मिलने आए हो। कैसी बात करते हो? इसके साथ कौन है? मैं पूछूंगा नहीं। मैंने कहा इसको आधुनिक विचार में लिविंग इन कहते हैं। बताओ दोस्तों, ये भी कोई बात हुई? या तो शादीशुदा हो या कुंवारे हो, ये बीच का मामला, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कमाल की बात हुई। अरे मेरे बच्चों, समाज बदला कि नहीं बदला? कमाल की बात होगी। समाज बदलेगा, संविधान बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसलिए आजकल उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि ना अब अनुच्छेद 21 की व्याख्या अलग करेंगे।
अब उन्हें छेद 21 में और भी चीज जोड़ेंगे, लिखने की बात है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है संविधान सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तित होता है संविधान सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तित होता है और सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित भी करता है। सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित भी करता है। सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित भी करता है और वर्तमान तकनीकी प्रधान युग में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार में निजता के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया। जीवन के अधिकार में निजता के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया। ब्रैकेट में पुट्टा स्वामीवाद, जीवन के अधिकार में निजता के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया। ब्रैकेट में पुट्टा स्वामीवाद, जीवन का अधिकार में निजता के अधिकार को, राइट टू प्रिवेसी, पुट्टा स्वामीवाद। इसका मतलब है देखिए समाज के बदलाव ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल दिया। समाज बदला तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी बदल गया। एग्जाम्पल है कैसे समाज संविधान को बदल रहा है और संविधान कैसे समाज को बदल रहा है। संविधान न होता तो इतनी लड़कियां हैं पढ़ने आती? ये संविधान है या समाज के बहुतेरे भागों को जेल से छुड़ाने का माध्यम है? लड़कियों के लिए घर जेल ही है। अब आप देखो, इनसे पूछो इतना कितना अच्छा लग रहा है उनको यहाँ के। ये उनके लिए आजादी 1947 में नहीं मिली, अभी मिली है। जब ताऊ की सीसीटीवी कैमरे भरी नजरों से दूर हटी, अब दिल्ली जी लो जिंदगी, वापस घर मत जाना। सुन लो, घर गई क्योंकि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जंजीरें कौन सी हैं? परिवार, परंपरा, प्रथा, धर्म, सब जंजीर है। इसलिए संविधान ने जंजीरों को तोड़ दिया। संविधान आप याद रखिए, संविधान किसको मानता है? धर्म को नहीं मानता, प्रथा को नहीं मानता, परंपरा को नहीं मानता। संविधान मानता है तर्क और विवेक को। संविधान ने समाज को बदला, इसलिए हमारा संविधान है यह समाज को बदलने की कोई मशीन है। यूरोप में समाज बदला तो संविधान बदला। हमने संविधान लाया था किसके लिए? व्हाट एन आइडिया दोस्तों। संविधान लाया था समाज को बदलने के लिए, बदल गया या नहीं बदला? वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ एक किन्नर खड़ी हो रही है और उसने यही तर्क दिया है। उससे पूछा गया आप क्यों खड़ी हो रही हो? उन्होंने कहा मोदी जी महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, हम लोगों की चिंताओं की तरफ ध्यान कौन देगा? यही समाज का परिवर्तन है। एक जमाना था अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप में विकलांग हो जाए तो लोग उसको ऐसे मानते थे, मानसिक रूप में अस्वस्थ हो जाए लोग उसको घृणा की नजरों से देखते थे। आज समाज में उसका बड़ा सम्मान होता है। समाज का नजरिया बदला। किसने बदला? संविधान ने। क्योंकि संविधान एक विचार है। संविधान विचार है, अनुच्छेद है। लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। भारत का संविधान
एक प्रगतिशील दस्तावेज है, प्रगतिशील अंडरलाइन, प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान एक प्रगतिशील दस्तावेज है। अच्छा, शब्दों का महत्व हमेशा में एनसीईआरटी इत्मीनान से पढ़िए, एक एक शब्द को तोल मोल के पढ़िए, हड़बड़ी करके मत पढ़िए। जब हम भाई पढ़े लिखे व्यक्ति का लक्षण होता है प्रगतिशील। दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रगतिशील, दूसरे प्रगामी। आप क्या है? मैं कैसे मान लूं आप प्रगतिशील हैं? कैसे मैं मान लूं? ये प्रगतिशील का मतलब होता है जो आजादी की बात करे, समानता की बात करे, भविष्य लक्ष्य की बात करे। एक होता है रूढ़िवादी, प्रगामी, परंपरा, प्रथा, धर्म। दो किस्म के लोग हैं। और आप याद रखिए, प्रगतिशील और प्रगामी अपने आप में निरपेक्ष शब्द नहीं है, सापेक्षिक है। क्योंकि भारत का प्रगतिशील व्यक्ति अमेरिका में जाकर रूढ़िवादी हो जाएगा और भारत का रूढ़िवादी व्यक्ति अफगानिस्तान में जाकर महाप्रगतिशील हो जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान प्रगतिशील दस्तावेज है, प्रोग्रेसिव। संविधान को क्या दे रहा है? आजादी। आपको आजादी कहां से मिली? और याद रखना, संविधान से आजादी है और कई बार तो हम ही नहीं जानते कि हमें आजादी मिली है। आप 18 साल के हो गए हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो चाहो वही करोगे, बच्चे जानते ही नहीं। 18 साल के बाद उन्हें मुझसे पूछने की आवश्यकता है, न ताऊ से न पड़ोसी से। ये आपको संविधान इजाजत देता है। अगर आप एडल्ट हैं, वयस्क हैं, तो मेरी मर्जी, अपनी शादी में न जाऊं तो इसलिए एक बात याद रखिए, आजादी पढ़ते बहुत लोग हैं, उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। उर्फी जावेद, ऐसे लोगों का ये आजादी के सही में प्रयोग करने वाले मैं तो पढ़ा रहा हूं, आज तक आजादी का प्रयोग कभी किया नहीं। आप पढ़ रहे हैं, करना मत, खतरे से खाली नहीं है। आजादी संविधान निर्माताओं ने दे दी, लेकिन मेरे बच्चे प्रयोग कर ही नहीं रहे, डर डर के जी रहे हैं। डर डर के जी रहे हो। क्या लिखा आपने? क्या लिखा? संविधान है तो प्रगतिशील का मतलब समझा आपने? प्रगतिशील दस्तावेज है जो संविधान एक प्रगतिशील दस्तावेज है जो समाज को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर रहा है। जो समाज को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर रहा है। क्योंकि संविधान के मूल्यों के ही कारण संविधान के मूल्यों के ही कारण अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, पिछड़े वर्गों, संविधान के मूल्यों के ही कारण अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों का उत्थान संभव हुआ। पिछड़े वर्गों का उत्थान संभव हुआ। अंतिम पॉइंट इसीलिए आप देखोगे जैसे समाज बदलेगा वैसे संविधान बदल जाएगा। तो संविधान को क्या हम समाज के दायरे से अलग रख के देख सकते हैं? उत्तर नहीं। और देखिए, आपके लिए आसानी की बात क्यों है, आप चूंकि जब भी आप जब पॉलिटी आप पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ेंगे, साइंस टेक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सब चीज आपस में जुड़ जाती है। अब जुड़ती कैसी है? लास्ट में इकोनॉमी आपने पढ़ रखा है? अच्छा, नहीं पढ़ रखा तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अंतिम बात मैं जोड़ना चाहता हूं इकोनॉमी की, तब पॉलिटी की बात पूरी हो जाएगी। अंतिम बात इकोनॉमी की, क्योंकि जैसे संविधान तो हमारा लिखा हुआ है, संविधान का भाग है, अनुच्छेद है, लेकिन जरा सोच के देखें इकोनॉमी कैसी चेंज हो रही है। एक जमाना था 1990 के पहले हमारे यहाँ केवल एक टेलीविजन था, दूरदर्शन। वो दूर का ही दर्शन था और उसमें वेट करना पड़ता था बुधवार शुक्रवार को चित्रहार देखने के लिए। मतलब आधे घंटे का एक म्यूजिक फिल्म का सॉन्ग आते थे और सैटरडे की एक फिल्म आती थी, वो भी 20 साल पुरानी, राजा हरिश्चंद्र, चलती का नाम गाड़ी, ऐसी फिल्में आती थी। आजकल अब देखिए
टेलीविजन चैनल खोल 150 चैनल, MTV तो YTV तो UTV तो GTV तो आज तक, काल तक, परसों तक। एक खास बात है आज की दुनिया में, जो मर्जी हो वो देखो। यूट्यूब, फेसबुक ने तो एकदम नजारा ही बदल दिया। इसका मतलब है आज की दुनिया आप जानते कैसे है, उदारीकरण की। इकोनॉमी में 91 में बड़ा चेंज आया। संयोग की बात है कि आजकल आप देखें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम इतना चेंज क्यों दिख रहा है, संविधान पर इतना विवाद क्यों है। हमारे यहाँ एक तो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, पार्टी चेंज हो रही है, बीजेपी का प्रभाव बढ़ गया। और दूसरी बात, एक समय था समाजवाद का, हमने सोचा था समाजवाद आएगा, लेकिन 90 के बाद बाजारवाद आ गया। 91 के बाद, मुझे आज भी याद है कि 91 के पहले आप जानते हैं एक कॉस्मेटिक्स अवेलेबल थी, इसका नाम था बोरोलिन। अब कुछ बच्चे बोरोलिन लाते थे, कितने बच्चे इतने शरारती होते थे, अब धूप में बोरोलिन लगा खड़े हो जाते थे, उनका देखो जादू हो रहा है, बड़ी स्वेटिंग होती थी उससे। बोरोलिन के अलावा कुछ हमने देखा ही नहीं था। लेकिन अभी मैं कहीं कहीं बाल कटाने गया था, 80 साल के दादाजी आईब्रो ठीक करवा रहे थे। मैंने कहा उदारीकरण का जमाना है दोस्तों। इधर का बाल अलग कलर से मारो, इधर का बाल, बीच का, उदारीकरण। अरे मेरे बच्चों, बाजार, ओ माय गॉड, 91 के बाद बाजार ने क्या चमचम, कहीं बाजार, मल्टीप्लेक्स, सामान का भंडार, जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहनो। जब हमारे यहां समाजवादी जमाना था, जीन्स था ही नहीं, अब जीन्स 3 जगह से फाड़ के पहना जा रहा है। उदारीकरण। उदारीकरण का सीधा मतलब क्या है, बाजारवाद। उदारीकरण का मतलब है पूंजीवाद। अच्छा है या बुरा है? एक बात याद रखो, पूंजीवाद में खास तौर पे चॉइसेस बढ़ जाती हैं। जो मर्जी खरीदो, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी पहनो। पहले पहनने के लिए कुछ था ही नहीं यार। हम लोगों की जब शादी हो रही थी, पीला सा कपड़ा पहना जाता, पीला सा, और वही पूरा खानदान पहनता था। और वैसा पीला, अब मुझे समझ में नहीं आता यार कि अपने साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। आजकल की शादी में देखता हूं, चमचम हो जाता हूं। शादी विवाह में देखो मंच ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर तरह, दूल्हा दुल्हन ऊपर जा रहे हैं। इनका ये बाजारवाद है। अरे भाई, ये दूल्हा दुल्हन ऊपर जा रहा है, पैसा ऊपर उठ रहा है, पहले के पास था ही नहीं। और इसलिए अब आप जाके देखो, मोबाइल, किस्म किस्म के मोबाइल। पहले थोड़ा सा कौन सा फोन था, काला वाला, ऐसे अंगुली ऐसे ऐसे 3 बार अंगुली करो तब अंगुली दर्द करने लगती थी। 2-4 नंबर के बाद आदमी बंद बंद करो। आज तक तो टिप 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 टिप, जहां नहीं लगना है वहां भी लग जाता है फोन। बाजार, ओ बाजार ने हमें बिकना सिखा दिया बच्चों। बाजार में सब कुछ सेल पे लग गया। बाजार में हो, कई बार बड़ी बड़ी सारी चीजें खरीदने का मन करता है, लेकिन कई बार गड़बड़ा इसलिए आता है कि ATM थोड़ा कमजोर होता है। बाजार चॉइसेस तो देता है, इसलिए बाजार आएगा, इकोनॉमी आएगी, संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा। समाजवाद आएगा, संविधान बदलेगा, तभी तो आज मारामारी चल रही है। भाई समाजवाद संविधान से हटाओ। बाजारवाद कैसे दिखा? जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, जब मास्टर्स हम लोगों ने किया था, साल में 120 रुपए फीस थी, हॉस्टल की फीस 200, और 2 साल की MA की फीस 120 रुपए। अभी तो आप देखेंगे मेडिकल साइंस बच्चे पढ़ने के लिए 1 साल में 1-1 करोड़ रुपए फीस दे रहे हैं। MIT विश्वविद्यालय चले जाओ। समाजवाद आपको तब दिखता है जब एम्स में मैं गया, डॉक्टर ने कहा लेट जाओ, मैंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा देखूंगा यार कहाँ प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा कोई पैसा? उनका राज्य की जिम्मेदारी है, आप बस यहाँ आ गए, इतना सफिशिएंट है। मैंने कहा थैंक्स लॉट्स। तब मुझे सोशलिज्म की याद आ गई। और एक बार मैं मैक्स हॉस्पिटल गया, मरे हुए आदमी को 5 दिन वेंटिलेटर पर रखा। हमने कहा ये क्या है? उनका पूंजीवाद है। आदमी मरे जिए उससे मतलब नहीं है, पैसा पैसा करती है। बता दो, ये पूंजीवाद आ गया। तो पूंजीवाद आएगा तो दोस्तों दुनिया बदलेगी या नहीं बदलेगी? संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा ही बदलेगा। कैसे बदलेगा? लिख लो आप, लास्ट पॉइंट। उदारीकरण, अंतिम पॉइंट है। उदारीकरण और निजीकरण का ही परिणाम है
उदारीकरण और निजीकरण का परिणाम है कि संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया। उदारीकरण और निजीकरण का ही परिणाम है कि संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया और जीएसटी का प्रावधान किया गया। संविधान में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और जीएसटी का प्रावधान किया गया। जीएसटी आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, यहां भी उसका पॉलिटी में उल्लेख करेंगे। इसका सीधा मतलब है अगर उदारीकरण बाजारीकरण ना था, जीएसटी का प्रयोग हमने देखते। जीएसटी आया ही इसीलिए कि उदारीकरण आ गया, और बाकी तो उदारीकरण के पश्चात, उदारीकरण का मतलब क्या है? राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर होना, उदारीकरण। अर्थव्यवस्था को बाजार के भरोसे छोड़ देना, उदारीकरण। उदारीकरण का दूसरा नाम ही है पूंजीवाद या बाजारवाद। यही पॉलिटी का मतलब है। तो हमने पिछली बार आपको बताया था पॉलिटी का मतलब क्या है। समाज के बदलाव को भी देखेंगे संविधान पर, लेकिन संविधान को देखेंगे। और आपके लिए विषय आसान क्यों होता है? क्योंकि समाज आप अलग विषय पढ़ेंगे, सोशल इश्यू अलग पढ़ेंगे, इकोनॉमी अलग पढ़ेंगे। इसे आईएएस में बड़ा इंटीग्रेशन होता है। एक विषय को पढ़ के आप दूसरे में अपने आप अप्लाई कर लीजिए। टेक्नोलॉजी अलग पढ़ेंगे, इकोनॉमी अलग पढ़ेंगे। हमें केवल संविधान राज्य व्यवस्था पर फोकस करना है। हम मान लीजिए हम इकोनॉमी देखेंगे, इकोनॉमी को छूते हुए निकल जाएंगे। हमारा काम इकोनॉमी देखना नहीं है, सोसाइटी देखना नहीं है। हमारा मूल काम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम देखना। लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। इतना ही है, बेसिक शब्दावली यहीं पर पूरी हो गई। राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है। अब हम शुरू करेंगे प्रस्तावना। पहला टॉपिक क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, जरा इसका एक कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आप कभी ध्यान से देखना, अभी सिलेबस तो मैंने नहीं आपको बताया, लेकिन सिलेबस कभी पलट के देखना, एक बार देखना चाहिए। और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल्स हैं, आदर्श है। और अगर समझ के आप पढ़ेंगे बात बड़ी आसान हो जाती है। भाई आइडियल्स, अच्छा आपके जीवन के भी कुछ आदर्श हैं। भाई जीवन में अगर आदर्श ना हो तो जीवन कैसा? आपके जीवन में कोई आदर्श है? मैं पूछूंगा नहीं, बाद में कोई पूछूंगा, चिंता मत करिए। तो संविधान के भी कुछ आदर्श होंगे। आदर्श का महत्व ज्यादा होता है शरीर का। आदर्श का मतलब विचार, आदर्श को मतलब कहिए नैतिक सिद्धांत, आदर्श कहिए, नैतिक सिद्धांत कहिए। कई लोगों के नाम ही आदर्श होते हैं, उनमें कोई आदर्श नहीं होता। जिनका नाम आदर्श हो उनमें आदर्श तो होना ही चाहिए। मानव होने का मतलब है, एक बात याद रखिए, इसलिए आज की दुनिया में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चीज सिखाई जाती है, कैलकुलेशन, कंप्यूटर कैलकुलेशन आपसे फास्ट कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में एक चीज नहीं है, आदर्श। इसलिए मानव की तुलना कभी मशीन से नहीं हो सकती। घोड़े की पावर को हॉर्स पावर से नापा जाता है, मैन पावर क्यों नहीं नापा गया? क्योंकि मैन का पावरफुल होना ज्यादा जरूरी है, उसकी नैतिकता होना ज्यादा जरूरी है। एक बात याद रखिए, शरीर में अगर कभी का फिजिकल स्ट्रेंथ कंपैरिजन करेंगे, हाँ, जो भी बच्चे सिक्स पैक निकालने जिम में जाते हैं उनको मैं बता दूं, जो सिक्स पैक निकाल के ऐसे ऐसे करते हो, कई बार मैं आता हूं, बच्चे कहते सर गुड मॉर्निंग, ये मैं कहा ये। लेकिन मेरे बच्चों, सिक्स पैक निकालना जीवन की विशेषता है, तो गलत फहमी अगर ऐसी होगी, हाथी पूंछ से मार देगी, सिक्स पैक 8 और 4 में बदल जाएगा। हाथी ज्यादा शक्तिशाली है मानव। शरीर को कभी अपना मत समझना। शरीर को ही मानव समझने वाले क्या हैं? अब मैं सुबह सुबह नाम नहीं लूंगा, जानवर ही तो सिक्स पैक से आपका महत्व है या विचारों से?
गांधी बाबा को क्या था, 6 पैक था, 4 पैक था? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा आपने देखा हुआ है, दुबली पतली महिला, बिल्कुल विचारों से। अरे मेरे बच्चों, इसीलिए एक बात याद रखना है, विचार है तो जीवन है। घोड़े से, हाथी से, वेल से हमारी तुलना नहीं की जाती, फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं। और गांधी बाबा तो एक बार दूध वगैरह पीते थे, देखा कि मसल बढ़ती जा रही है, दूध पीना बंद कर दिया। मसल का बढ़ना ज्यादा जरूरी है विचारों का। संविधान क्या देता है, और विचार कहां लिखे गए हैं? पहला प्रियम्बल, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा निदेशक तत्व। यानी प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल पे स्टेट पॉलिसी, और आप कह सकते हो मूल कर्तव्य बाद में जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्य को भी कह सकते हो। इसे तीनों का नेचर एक है, तीनों में आदर्श की बात आती है, विचारधारा की बात आती है, और यही संविधान का मर्म है। इसलिए आप देखेंगे, और तीनों के विश्लेषण में कमोबेश एक ही चीज आएगी। जब आदर्श का मुद्दा आएगा तो जो चीज प्रस्तावना में, वही फंडामेंटल राइट में, वही निदेशक तत्व में। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा तो रिपीटिशन हो रहा है, तो रिपीटिशन होता ही है। आप रटोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों तीनों चीज अलग अलग हैं। इसलिए हमारे संविधान के 3 पार्ट तो अपने आप में संविधान की फिलॉसफी को बताते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कभी आईएएस का सिलेबस आप देखना, आईएएस के सिलेबस में तीनों में से एक किसी का भी नाम नहीं लिखा गया है। अब आप सिलेबस जाके देखना, जो आपके पास सिलेबस मिला हुआ है आईएएस का, पॉलिटी का सिलेबस आप देखना, भाई ये हमें लॉजिक होना चाहिए। कोई चीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं तो हर टॉपिक हो सकता है समान रूप में महत्वपूर्ण न हो, किस ना किस पर फोकस करें, किस पर थोड़ा कम करें। तो कोई हमारे पास तो समय सीमित होता है, इसलिए प्रबंध आपको, आपके पास आला दर्जे का होना चाहिए। कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास उसका रीजन जरूर है, क्यों पढ़ा जाए, क्या लिखा गया है। और सिलेबस का भी आप ढूंढ के देखेंगे, अगर कोई लॉजिकल बच्चा होगा, देखिए यूपीएससी में इस बात की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, विद्वान आदमी हमें नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा प्रबंधक चाहिए। तो अच्छा प्रबंधक कौन है? जो डे 1 से पेपर देखेगा, सिलेबस देखेगा। अब सिलेबस जब भी आप देखेंगे, आप कहेंगे सर यार ये सर तीनों पढ़ा रहे हैं, हमारे सिलेबस में तो लिखा ही नहीं गया कहीं, हम पढ़ें क्यों उसको? उसका कारण फिर हमें आगे जाके ढूंढना पड़ेगा। कारण आगे क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में तीनों से सवाल आए हैं। इसका मतलब है, तो आप कहेंगे सर ये इसका मतलब है सिलेबस में कुछ भी पूछ सकता है क्या? लिखा कुछ गया, पूछ कुछ लेगा? नहीं, एक बात लिखी गई है, भारतीय संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता, संविधान के आधारभूत ढांचे, संविधान संरचना। पहली लाइन यही शुरू होती है। पहली लाइन क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता। विशेषता में तीनों बातें आ जाती हैं। इतना फर्क है। इसलिए क्या चीज हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसका हमारे पास लॉजिक होना चाहिए। लेकिन ये बात सच है, देखिए तुलनात्मक रूप में थोड़ा समस्या कब आती है, कई बार हम फंडामेंटल राइट पर जरूरत से ज्यादा बल देते हैं, उतना उपयोगिता है नहीं। अब लेकिन कई बार हमें इंटरेस्टिंग लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा मजा आ रहा है, इसे कई बार फंडामेंटल राइट को ज्यादा बल देंगे। जब किसी एक टॉपिक को जरूरत से ज्यादा बल देंगे तो कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप छोड़ देंगे। ऐसे नाप तोल के पढ़ना चाहिए। और बड़ी मजबूरी यह है कि मुझे फंडामेंटल राइट पे अनावश्यक, कई बार क्या होता है बच्चे बिगिनर हैं तो कई बार हमें भी कुछ ऐसे टॉपिक पे ज्यादा बल देना पड़ता है जो उतने महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन चूंकि बच्चों की डिमांड कई बार आ जाती है। बहुत साफ तरीके से समझिएगा, कहां पर कितना, एकदम कैलकुलेशन से। हमारी इस एग्जाम खास बात क्या है, बिल्कुल नाप तोल के पढ़ा जाता है, इतना जरूरी है इतना समय देंगे, ये टॉपिक है ये सिलेबस में लिखा है इतना समय देंगे, इसको यहां छोड़ेंगे। बिल्कुल लॉजिकल तरीके से उसका उत्तर होता है, लेकिन ये आदर्श है। और तीनों में अगर एक बार आप समझ लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, डेमोक्रेसी के मतलब समझ में आ गया आपको, अगर आपको राज्य के मतलब समझ में आ गया, आजादी के मतलब समझ में आ गया, ये बातें रिपीटिशन आपको लगेगी। तीनों में कमोबेश एक जैसी बात आएगी। और सच मानिए, प्रस्तावना पढ़ना थोड़ा पहले थोड़ा रिस्की इसलिए होता है, प्रस्तावना में पूरे संविधान का सारांश है, तो प्रस्तावना पढ़ते समय में संविधान की हर बात को रिफर करना पड़ेगा। हमें कहीं कहीं
राष्ट्रपति का भी नाम लेना पड़ सकता है, निदेशक तत्व की बात भी करनी पड़ सकती है। लेकिन इतनी बात तो आप जानते होंगे, इसमें प्रस्तावना शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना शुरू करने का मतलब है कि संविधान का सारांश है, ये पिक्चर की ट्रेलर है। जैसे आप किसी चीज की समरी, जैसे मैंने अपने एनसीईआरटी पढ़ा, अच्छा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी आपको बता दें। एक पेज आपने एनसीईआरटी पढ़ा, उस एक पेज की एनसीईआरटी में आपने पढ़ लिया, फिर 5 पॉइंट अपने अपने पेज पे लिख लिया। इतना एक पेज पढ़ने से 5 पॉइंट हमने क्या सीखा, ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है पढ़ने का, कि बाद में वो चीज़ हमें पढ़ने को स्वाद नहीं मिलेगी। एकदम लॉजिकल प्रोफेशनल 5 पॉइंट पढ़ लिए, काम चल जाएगा इससे। तो पढ़ने का ऐसा नहीं कि पढ़ते चले गए, 4 घंटा पढ़ा, 5 घंटा पढ़ा और फिर बाद में वापस के एक भी पॉइंट रिकॉल नहीं हो रहा है। पढ़ा हुआ तो मनोवैज्ञानिक रूप में ठीक है, काम नहीं आया। तो प्रस्तावना क्या है, पूरे संविधान की समरी है। प्रस्तावना क्या है, पूरे संविधान का ट्रेलर है। तब सवाल फिल्म में देखा ही, ट्रेलर ही पहले देख लिया जाए, पहले फिल्म देखा जाए, पहले ट्रेलर देखा जाए। ट्रेलर देख लेते हैं, एक अंदाजा तो मिल ही जाएगा। और बाकी संविधान में इतनी कठिन बातें नहीं है। हाँ, कुछ फंडामेंटल राइट में कुछ आर्टिकल बार बार आते हैं। फंडामेंटल राइट कुछ अध्याय में, कुछ टॉपिक में ऐसी बात दिखेगी जब हमें थोड़ा लीगल होना पड़ता है, अर्थात बहुत सारी जगहों पे में लीगल होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अब हमने आदर्श देख लिया, और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट को हमने पढ़ा, तो कई बार ऐसा गड़बड़ी हम कर देते हैं कि पता चला एक फंडामेंटल राइट पढ़ा, उसमें 5 उच्चतम न्यायालय केसेस देखे जा रहे हैं। ये लॉ वाला काम करता है। हम केवल उन्हीं केसेस को देखते हैं जो बहुत फंडामेंटल होते हैं। लॉ पॉलिटी अलग अलग है। एनसीईआरटी के लॉ की एनसीईआरटी नहीं लिखी गई, पॉलिटी की लिखी गई है। तो अप्रोच आपको बिल्कुल रिफाइंड होना चाहिए। अब ये नहीं कि पता चला हम 10 केस पढ़ गए। कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि हम ये केस, हम बहुत लैंडमार्क फंडामेंटल केस पढ़ेंगे, जिससे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है, जिससे पूरा व्यवस्था में कहीं न कहीं आमूल बदलाव आया। लेकिन आदर्श तो हो गए। अच्छा, आपके आदर्श क्या है? आप लोगों को यह आदर्श है कि नहीं? क्या आदर्श है? आप नैतिकता, मैं क्या समझूं, नैतिकता आदर्श तो एक ही है। मैं नहीं समझ पाया, आपके आदर्श क्या है? ओ माय गॉड, ऐसे आदर्श होते हैं? अच्छा, कोई अच्छा कोई बात नहीं, फिर सोचिएगा कि आपके आदर्श क्या हो सकते हैं। कई बार आपको लगता नहीं भाई, कई लोग आदर्श को लेकर करुणा, दया, प्रेम भाव, ये सब आदर्श रखते हैं। भाई कई लोग विवेकानंद को आदर्श मानते हैं, कई गांधी को आदर्श मानते हैं। तो जब गांधी को मानते हैं, गांधी की व्यक्ति है, विचार है, आदर्शित हो गया। तो हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में आदर्श होते हैं। लेकिन आदर्श ही हो जाए, पता चला हमारे आदर्श बड़े बड़े हो जाए, जेब में न एटीएम है, न कमरे रहने को घर है, और सड़क पर खड़े होकर आदर्श को बांच रहे हैं, बात बनेगी? आदर्श को पूरा करने के लिए क्या होनी चाहिए? इंस्टीट्यूशन। तो संविधान में दूसरा क्या है? संस्था है। संस्थाओं में क्या है? विधायिका, लेजिस्लेचर, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। संस्थाओं में विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका, जुडिशरी। और हमारे यहाँ संस्थाओं में और भी चीजें शामिल कर दी गई हैं, जैसे सीएजी, इलेक्शन कमीशन। कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो संस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से आगे हैं। तो सीएजी, यूपीएससी, ये सब क्या है? संस्थाएं हैं। तो संविधान को चलाने के लिए क्या है? पहला है आदर्श है, दूसरा क्या है? संस्था, तीसरा पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? संस्था है। 73वां 74वां संविधान संशोधन संस्था है। आपके सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा गया। आपके सिलेबस में कैसा लिखा गया है? कार्यपालिका की संरचना, संसद की संरचना। आपके सिलेबस में संघ क्या? स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण। आपके सिलेबस में एक भी लैंग्वेज ऐसी प्रयोग नहीं है जो संविधान में है। इसका मतलब है एग्जामिनर केवल आपसे संविधान समझना चाहता है, उसका व्यवहारिक प्रयोग समझना चाहता है। व्यवहारिक प्रयोग। संस्था के साथ हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रक्रियाएं, प्रोसीजर, प्रक्रिया। इसलिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है
दबाव समूह अब गवर्नेंस से पढ़ेंगे, पॉलिटी में हम नहीं, इसको नहीं बताएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया ही है। प्रेशर ग्रुप्स आपके सिलेबस में लिखा गया है। दलीय व्यवस्था लिखा नहीं गया, लेकिन इसका उल्लेख हमें बार बार करना पड़ेगा, सवाल यहां से पूछे गए हैं। दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। दलीय व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम। कुल मिला के इसका मतलब संविधान में हम पढ़ते क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? दबाव समूह, दलीय व्यवस्था। दबाव समूह तो आपके सिलेबस में लिखा गया है, दलीय व्यवस्था कहीं लिखा नहीं गया है। अब सवाल यह है, अगर हम प्रस्तावना को देखें, अच्छा, कुछ कारणों से ये क्लास आपको 12:30 बजे छोड़नी पड़ेगी, तो कुछ अभी कुछ ऐसा कुछ आजकल बड़ा इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा है, राज्य ने डंडा कर रखा है। बताओ, समाजवाद भी नहीं चलने दे रहा है। भाई जरा सोच के देखो, यही राज्य खुराफात है। हम कह रहे हैं राज्य की शक्ति को सीमित करो, ये एमसीडी वाले आ जाते हैं। कई बार हमको लगता है इनको सीडी बना के भेज दें वापस। यही दोस्तों आजकल, थोड़ी तो इसे हम 12:30 पे छोड़ देंगे। इसका कारण मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया क्या कारण है इसका। देखो, वहां से भगा दिया, यहां भी आ गया। बताओ, ये राज्य है या खुराफात करने वाली संस्था है? बताओ, राज्य समाजवाद भी नहीं चलने दे रहा है। क्या करें? अरे यार, राज्य खोपचे में लोग पागल समझे हो मुझे? नहीं, वो मरवाना चाहते हैं मेरा। अरे मैंने क्या कहा, इसीलिए मैंने बच्चों को कहा कि राज्य के पार्ट बन जाओ जल्दी से तुम लोग, नहीं तो ऐसे बताओ राज्य के पार्ट। और कई बार तो मेरे स्टूडेंट भी आते हैं राज्य के पार्ट में, वो भी कहते हैं सर हम आपकी बात नहीं सुन सकते, हम कानून की बात सुन। हम कहे बच्चे, कई बार ऐसा होता है क्या? अब यही बात गड़बड़ा जाती है। लेकिन पहले हम क्या देखेंगे? प्रस्तावना। पहले कैसे शुरू करेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना पूरे संविधान का ट्रेलर है, पूरे संविधान का सारांश है। यानी प्रस्तावना क्या है? पूरे संविधान का जूस है, मर्म है, सारांश है। आप कभी आपने देखा होगा कि दो चीजें होती है, एक तो हम हार्ड रूप में ले लेते हैं, दूसरा उसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सार तत्व। प्रस्तावना क्या है? पूरे संविधान का सार तत्व है, इसेंस है। जैसे जब हम इसेंस की बात करते हैं, सूरज का इसेंस क्या है? प्रकाश देना। जल का इसेंस क्या है? प्रवाहमान होना। हर चीज का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसेंस क्या है? बिच्छू का इसेंस क्या है? डंक मारना। वैसे प्रस्तावना क्या है? संविधान का इसेंस है। तो शुरू किया है, ये संविधान का इसेंस है क्या? इसे पूरे संविधान की पिक्चर दिख जाएगी हमें। लेकिन अब कैसे पढ़ा जाता है ये तरीका मैं बता दूं। अगर हम प्रेम्बल देखना चाहें, प्रस्तावना देखना चाहें, ये आपके सामने है। अच्छा ठीक है, 2 नंबर ये इधर है। हाँ, ये प्रस्तावना है। अब देखिए आपके सामने लिखा गया प्रस्तावना, उसका मैं सरल तरीका बता दूंगा याद करने का भी। अच्छा, किसी को प्रस्तावना अगर याद हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको मैं वो रटने वाला तरीका नहीं बताऊंगा, एक समझने वाला तरीका आपको बता दूंगा कैसे प्रस्तावना आप याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि पहला, अगर इस बात को हम भारत के लोग, भारत को, अब जैसे प्रस्तावना आपको याद करने का तरीका मैं बता दूं, फिर बता दूं पढ़ना कैसे है। क्योंकि जो चीज लिखा गया है वो याद करना है, जो चीज छुपी हुई है वो याद करना है। कहीं पे निगाहें याद रखना। इसलिए इसी का विश्लेषणात्मक, छुपी हुई बात को देखना है। इसे कबीरदास ने कहा है, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। कमाल की बात है यार, कंबल बरसता है, इसलिए याद रखना। इसलिए बड़े बड़े फिलोसफर ने कहा है, कबीर ने कहा तू कहता आंखों की देखी,
तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। इसे याद रखो, जो दिख रहा है वही देखोगे, उसके अंदर भी देखोगे। ये पढ़ने का तरीका है। इसे याद रखना बच्चों, हमें रटना नहीं। प्रस्तावना में रट लिया कुछ भी काम नहीं करेगा। प्रस्तावना रटना नहीं है। प्रस्तावना में हम उन चीजों की तलाश करेंगे जो लिखा नहीं गया है, जो और एग्जामिनर सवाल। तब मैं आपको बता दूं एग्जामिनर सवाल कहां से पूछा है। मैं आपको एक एक टॉपिक सवाल बता दूंगा। वैसे मैं फिर कहता, जो बिगिनर हैं, जैसे जो बच्चे बीए में हैं, BA1 BA2 में, बैग लेकर तैयार हो, भागने का प्लान है, आराम से बैठ जाओ। तो अच्छा, बच्चे देखो, क्लास में हर किस्म के बच्चे होते हैं। मान लो BA1 का बच्चा है कोई भी, तो मैं तो सोच इसे मान के चलता हूँ कि बिगिनर बिल्कुल है। तो आप अगर कोई BA1 BA2 का बच्चा है तो लिखने उखने बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम से हा हू करते आओ, हा हू करते। दबाव नहीं लेना है, दबाव बिल्कुल नहीं लेना है। ये जी बहुत जरूरी है बच्चों, आराम से पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे थोड़े मेच्योर हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैं प्रश्न बता दूंगा। बाकी परेशान मत होना, प्रश्न लिखा नहीं जा रहा, लिखा नहीं, अरे आज नहीं कल लिखा जाएगा। सुन तो लो, समझ तो लो एक बार। इसलिए पहले आपको बता दें कि कैसे हम इसको अपने तरीके से याद करेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे। जो लिखा गया है वो नहीं पढ़ेंगे। तो अब जरा देखो, हम क्या देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। पहला क्या है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत का निर्माण कैसा करना चाहते हैं। याद रखिए, ये संविधान है या नए भारत का निर्माण है। पुराना भारत कैसा था, सामंतवादी, जाति पर आधारित, धर्म पे विभाजित। ये भारत बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं। नया घर बनाने में बड़े उपाय करने पड़ते हैं। ये नया घर है या श्री गणेशाय नमः है। नया घर है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। जिसे हम श्री गणेशाय नमः कहते हैं, उसे उर्दू में अर्थ क्या है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी शुरुआत करना है। एक बार कितना पवित्र काम था, संविधान का निर्माण करना इतना आसान काम था। अरे मेरे बच्चों, अपने घर के संविधान का निर्माण कभी नहीं कर पाओगे आप। अब घर में माँ कहेगी सब लोग 10 बजे तक खाना खा ले, तो एक आदमी सुडोकू खेल रहा है उसमें, माँ मैं 12 बजे आऊंगा। एक घर में एक साथ लोग खाना नहीं खा पाते, और हमें देश की समस्या दिखती है। अरे मेरे बच्चों, हमारा बगल में संविधान बनाए तो आसान काम समझते हो। नेपाल 7 जनपद, 2 करोड़ की आबादी, 6 साल मगजमारी करके संविधान नहीं बना पा रहा था। 6 साल। हमारा संविधान कितने साल में बना। उस समय 35 करोड़ की आबादी थी। 35 करोड़ की आबादी कोई, उस समय भी 35 करोड़ की हमारी आबादी, चीन के अलावा हमारे पास कोई था ही नहीं। अब तो गर्व का यह विषय, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। एक बात याद रखो बच्चों, पढ़ना है या महसूस करना है। किसकी बातों को, डॉक्टर अंबेडकर की बातों को, राजेंद्र प्रसाद के लोगों को। यार कितना कठिन काम उन्होंने किया। यदि आलोचना करने को तमाम लोग कहते उपनिवेशवादी संविधान, पूंजीपतियों का संविधान, लो कमाल की बात है। ये आलोचना ठीक वैसी है जैसे आप दादाजी को है। मेरे दादाजी बड़ी दकियानूसी व्यक्ति थे, उन्होंने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज कभी नहीं भेजा। अरे उस समय व्हाट्सएप नहीं था। अरे देखो तो दोस्तों, जो भारत हमें अंग्रेजों ने दिया था वो भारत कैसा था। एक तरफ बीमारू राज्य, जिस दिल्ली में आप बैठे हो आपको पता है, यहां सारी बस्तियां माइग्रेटेड है, सारी बस्तियां हैं। पंजाब पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, केवल अपनी जान लेकर आए थे। ऐसा भारत था हमें मिला। सांप्रदायिक दंगा, देश आजाद हुआ, कभी खुशी कभी गम माहौल था। खुशी इसी बात की आजादी मिल गई, गम इस बात का था रक्त रंजित सांप्रदायिक दंगा हुआ, अपने लोगों ने अपने लोगों की हत्या की। उसके बाद क्षेत्रीय विषमता, और आजाद हुए नहीं थे। और नागा भाई, नागा मतलब नागा जनजाति के लोग, कुंभ मेले में आने वाले नागा नहीं है, दोनों नागा अलग अलग हैं। कई बार गलतफहमी हो जाती है। नागा जनजाति के लोग, नागा जनजाति के लोगों ने कहा मैं जा रहा हूं। हमें कहा जा रहे हो? उनका तुम आजाद हम भी आजाद। हम कहा रुको 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 रुको, इधर आओ।
अरे हमने कहा तुम हमारे भाई हो भाई, तो आज करना ना, तुम आजाद हम आजाद। और ये देसी रियासत, 550 देसी रियासत के लोग, उनका हम नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल ने खोपचे में लेकर ठांस दूंगा, सांस नहीं आएगी। मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, अपने पापा से कभी पूछना, जो छोटा सा तुम्हारा घर है उसको ऐसे खून पसीने से बना रखा है, ये संविधान है या राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर के खून पसीने से लिखे हुए दस्तावेज है? इतने आसान काम है संविधान बनाना ना। अमेरिका के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जब संविधान बना था तो पहला एग्जाम्पल था जब लिखित संविधान बना। उसके बाद इतने बड़े विशाल देश के लिए संविधान बनाना हैरानी की बात थी। और एक बात देखो, संविधान अमेरिका ने बनाया होगा, अमेरिका से भी जटिल काम हमारे यहां था। क्यों? तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ी, मलयाली, इतनी विविधता का देश दोस्तों इस धरती पर। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं आप जाओ, ईश्वर करे बड़े अधिकारी बनो, बहुत प्रभावी बनो, आप जरा विशेषता तो आप देखो, 22 भाषाएं। यूरोप में सबसे विविधतापूर्ण राज्य कौन है? स्विट्जरलैंड। कितनी भाषा है? 4। एक बार स्विट्जरलैंड के अधिकारी आया, वो बड़ा इतरा रहा था, बहुत डाइवर्स नेशन है, बहुत डाइवर्स नेशन है। हमने कहा मामला क्या है, कितने लोग तुम्हारे यहाँ है? कहा हम 4 भाषा बोलते हैं। हमने कहा बुंदेलखंडी धरा। अरे मेरे दोस्तों, हरियाणा के लोग हिंदी, यहां तो हिंदी भाषी 10 तरीके से बोलते हैं। एक बार मैं हरियाणा, अरे पहली, अरे बुंदेलखंडी खड़ा कर दो, हरियाणा भी खड़ा कर दो, भोजपुरी, तीनों हिंदी भाषी, तीनों बोलेंगे, समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। एक बार मैं हरियाणा गया और हरियाणा में कार से मैंने कहा, किसी से पूछा, अरे कहा भाई ये बताओ पेट्रोल पंप की शॉप कहाँ है? आग लगाना है के? मैंने कहा ये कौन सा जवाब होता है? अभी मैं कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र गया था, उन्होंने कहा एकड़े हट जाए। मैंने कहा केकड़े केकड़े क्यों कह रहे हो यार तुम? तो जो मेरे साथ गाइड था उसने कहा सर केकड़े नहीं है, एकड़े का मतलब बगल हट जा, बगल हट जा। हमने कहा ऐसे बोलो यार, सही हट जाओ। ऐसा इंडिया है। ओ माय गॉड, ऐसी ज्वाइंट फैमिली को एक साथ रख लिया, सामान्य बात थी या अचंभित कर देने वाली बात थी? इसलिए इस पेपर में जो भारतीय लोकतंत्र की बुराई लिखी गई उसको क्या करने का मन कर रहा है? टोटे। अरे मेरे बच्चों, नहीं हम अरे अपने देश की बड़ी विशेषता समझो यार, जिस देश में रहते हो। कमाल की बात है। संविधान निर्माताओं की भावना समझो, उसके विचारों को समझो। संविधान के शब्द हैं या संविधान निर्माताओं के विचार हैं? जब तक विचारों को नहीं समझोगे, देखिए मानवीय के विषय फिजिक्स में बड़ा फर्क होता है। हमें महसूस करना होता कोई चीज, तब तो हम समझ पाएंगे। ऐसे रट के पढ़ लिया हम भारत के लोग, मतलब उसका समझ नहीं। अरे हम भारत के लोगों में जानते हो कौन है? अरे यार तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी के। अरे समझौता किया कैसे होगा ये तो सोचो, कैसे समझौता किया होगा? आज भी आप देखोगे, अभी तमिलनाडु में हमने दही, कर्ड को दही केवल हिंदी में लिख दिया था। तमिलनाडु के लोगों ने कड़ी पर कोड़ी। कहा हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, कर्ड कर्ड ही लिखा जाए, मुझे दही लिखने पर आपत्ति है। जरा सोच के देखो, संविधान इंग्लिश में लिखा जा रहा था, हिंदी में ट्रांसलेशन फिर बाद में किया गया। इस बात पे आफत नहीं थी। आधिकारिक भाषा कौन बने? संघीय सरकार बने, एकात्मक सरकार बने, नॉर्थ ईस्ट को क्या दिया जाए? ये सामान्य बात थी या अद्भुत बात थी मेरे बच्चों? इतने बड़े देश को एक बांध लेना कमाल की बात थी। इसलिए हम भारत के लोग भारत का निर्माण कैसा करना चाहते थे? कैसा होगा? संप्रभुत्व, संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न जाएगा, सॉवरेन। सॉवरेन कहिए, संप्रभु कहिए, प्रभुत्व संपन्न एक ही बात है। और उसके बाद क्या होगा? समाजवादी। ये शब्द बाद में लिखा गया, अभी इसको समाजवादी। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? लोकतांत्रिक। और अभी हम बात करेंगे किस शब्दों को पढ़ें, कैसे कैसे देखें। लेकिन पहले यही है, भारत का निर्माण ऐसे करना चाहते थे। दूसरी बात अब याद करने का, अगर इतनी बात आपको याद है, भाई समाजवाद और पंथ निरपेक्षता बाद में जोड़े गए, इतनी बात अगर आपको याद है तो
इसके बाद आपको याद करने का तरीका मैं बता दूं। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता भारत को देना क्या चाहते थे? जे फॉर जवाहर, एल फॉर लाल। जवाहरलाल नेहरू की दो लोगों से बड़ी दोस्ती थी, एडवीना, इसलिए माउंट बेटन भारत जल्दी छोड़ के भाग गए। माउंट बेटन इसलिए भारत में जल्दी छोड़ के भाग गए, भाई नेहरू की दोस्ती ज्यादा प्रगाढ़ हो रही थी तो भारत छोड़ के नहीं जा पाते। उसमें और कोई कारण मत ढूंढिए। दूसरा, अच्छा नेहरू वैज्ञानिक व्यक्ति, छुपाते उपाते नहीं थे। नेहरू कमाल के व्यक्ति थे। पद्मजा नायडू, दो लोगों के साथ उनके बाकायदा मित्रता के संबंध थे, उसको आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जवाहरलाल की एडवीना के साथ कोई रिलेशन था तो ई लिख ले, और एडवीना के साथ उनकी फ्रेटर्निटी थी, एफ लिख ले। पूरी प्रस्तावना में याद हो जाएगी। जे फॉर जवाहर और जे फॉर जस्टिस, न्याय। जे फॉर जस्टिस, न्याय। न्याय कैसा होगा? आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा एल, लिबर्टी, स्वतंत्रता। किसकी? उपासना। किसकी स्वतंत्रता? विश्वास और, अब आप देखिए इसमें कैसे हम इसको शॉर्ट करेंगे। किसकी स्वतंत्रता? विचार और अभिव्यक्ति, यानी थॉट एंड एक्सप्रेशन। अगर विचार अभिव्यक्ति दो बात आपको याद है तो उसके बाद आपने बीएफ देखा है? बीएफ, अरे बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग नहीं देखी स्पेन में? अच्छा, बुल फाइटिंग देखने जाओ तो डब्लू को साथ ले लिए या अकेले चले? इसलिए विचार अभिव्यक्ति, उसके बाद बिलीफ एंड फेथ, बुल फाइटिंग, BF। देखिए इसे एसोसिएट लर्निंग कहते हैं। आप ये देखिए, जैसे से आपकी समझ बढ़ेगी, चीजों को रटने का तरीका छोड़िए, आप किसी महत्वपूर्ण चीज से एसोसिएट कर लीजिए, वर्तमान घटना से जोड़ लीजिए, आपके ऊपर अपने आप बोझ कम पड़ेगा, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। और आप कहेंगे एक मतलब थोड़ी सी याद होनी चाहिए प्रस्तावना। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्रम पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछा सकता है। अभी प्रश्न इसमें हमें देखना क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार समझ तो ले हमें याद कैसे करना है। तो विचार अभिव्यक्ति, उसके बाद बुल फाइटिंग, BF। तो बी क्या है? बिलीफ। बिलीफ का मतलब है विश्वास। F का मतलब है फेथ, और फेथ का मतलब है उपासना। क्या? बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उपासना। डब्लू में वर्शिप आ जाएगा। तो विश्वास और आस्था, आप विश्वास कर लीजिए। बिलीफ एंड फेथ, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमें आजादी मिल गई। एफ का मतलब है फ्रेटर्निटी, बंधुता। एफ का मतलब क्या है? बंधुता। जो राष्ट्रीय एकता, जो राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग तो नहीं है, भारत की एकता और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता को बढ़ावा दे। उसके बाद तो लिखा गया 26 नवंबर 1949 को, यानी प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि है, संविधान को स्वीकार करने की 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा। अंतिम लाइन में किसका शब्द का प्रयोग? संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा इसे आत्मार्पित किया जाएगा, स्वयं को दिया जाएगा, अधिनिर्मित किया जाएगा। यह प्रस्तावना, ये बेसिक है प्रस्तावना। लेकिन अब आप देखिए, ये तो हमने रट लिया, क्रम हमने याद कर लिया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ठीक हो गया, लेकिन हमें देखना क्या है? अब आप लिख लीजिए, इसमें हमें क्या तलाशना है। अब पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए, भले हमने प्रस्तावना पूरा रट लिया, रटा हुआ प्रस्तावना कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको बेसिक बातें ऐसे क्रम भी याद होना चाहिए, शब्द याद होना चाहिए, क्योंकि भाई यहीं से प्रस्तावना शुरुआत होती है, सी गड़े साइनमा होता है। लेकिन हमें क्या देखना है? लिख लीजिए,
इसमें हमें चर्चा क्या करनी है बताइए? क्या है विचार? अरे यार, हाँ यहाँ पे ई, हाँ ई तो हमने हक देखे, आप लोगों ने बताया भी नहीं, सही आप बता रहे हो। स्वतंत्रता हमें ऊपर लिखना चाहिए था ना, आप बता भी नहीं रहे, सर कह रहे हो। ये क्या है? ई का मतलब क्या होगा? एल का मतलब इधर हो जाएगा। ये बस एक थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ई का मतलब क्या होगा? एल हो गया, यहां ई का मतलब होगा अवसर की समानता। इक्वलिटी कैसा होगा? अवसर की समानता। और फिर उसके बाद एफ आएगा। एफ क्या है? बंधुता। जो बंधुता जो राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखे थे। यहां देखिए हमने एक मिस कर दिया था, अपने सही याद दिलाए, अब हो गया। यानी एल, भाई आजादी तो स्वतंत्रता तो एल से ही होगी, स्वतंत्रता तो एल से होगी, बात स्पष्ट है। इसलिए जे एल ई और एफ। ई का मतलब है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, जो क्या बढ़ावा देगी? राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब हमें इसमें तलाशना क्या है, लिख लीजिए। ये तो प्रस्तावना हो गई। अब इससे हमारा मतलब नहीं है, इसमें मुद्दे क्या है, तलाशना क्या, लिख लीजिए। पहला, इस मुद्दे क्या है? पहला पॉइंट क्या? क्या हम भारत के लोग, पहला पॉइंट है, पहला जी, ये मुद्दे में देखने हैं। क्या हम भारत के लोगों से क्या हम भारत के लोगों से सरकार को कोई शक्ति प्राप्त होती है, अथवा क्या हम भारत के लोगों से सरकार को कोई शक्ति प्राप्त होती है अथवा शक्ति पे प्रतिबंध आरोपित होता है? क्या हम भारत के लोगों से सरकार को शक्ति प्राप्त होती है अथवा शक्ति पर प्रतिबंध आरोपित होता है? पहला ये मुद्दा हम तलाश करेंगे। दूसरा मुद्दा, दूसरा, क्या व्यवहारिक रूप में, दूसरा मुद्दा हम देखेंगे, क्या व्यवहारिक रूप में भारत समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक है? क्या व्यवहारिक रूप में भारत समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक है? तो जिन जिन बच्चों ने आलोचना पूछी थी उनकी बात का भी महत्व रखेंगे। तुमने फाड़ा नहीं उनकी बात को, मजाक किया केवल। क्या भारत वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, समाजवादी है? दूसरा मुद्दा देखेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। तीसरा मुद्दा, क्या प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? क्या प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? अगला मुद्दा, प्रस्तावना की उपयोगिता संविधान की व्याख्या में किस प्रकार है? प्रस्तावना की उपयोगिता संविधान की व्याख्या में किस प्रकार है? प्रस्तावना की उपयोगिता संविधान की व्याख्या में किस प्रकार है? और फिर कई बार, जैसे एमपीपीसीएस में एक बार एग्जाम पूछा गया था, अमेरिकी प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना में अंतर बताइए। इतने मुद्दे हम देखेंगे, इसका मतलब, और उन्हीं मुद्दों के बहाने एक एक शब्द की व्याख्या भी कर देंगे। इसलिए हमसे यह अपेक्षा नहीं है, सब एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि प्रस्तावना कैसे बनी, आदर्श क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, आत्मात्मिकता, इससे एग्जामिनर का मतलब नहीं है। ये बातें पढ़ के हम किन मुद्दों की तलाश करेंगे कि क्या प्रस्तावना यह संविधान की जन्म कुंडली है, क्या प्रस्तावना की संविधान की व्याख्या में उपयोगिता है,
प्रस्तावना की वर्तमान प्रासंगिकता क्यों है, क्या समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए, यही डिबेट चल रहा है, लास्ट है अंतिम। क्या समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाया जा सकता है? क्या समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को संविधान से हटाया जा सकता है? ये सिद्धांत का तरीका है। तो आप याद रखिए, हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि हमेशा मुद्दों की तलाश करेंगे, हम सिद्धांत की तरफ जाएंगे, और इतने से कभी भी कोई एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो इससे बाहर का दायरा नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा? अगली क्लास में। अब अगली क्लास तो सैटरडे को आपकी रहेगी, कल तो ईद की छुट्टी है, तो अगली क्लास सैटरडे को आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगली क्लास के लिए। हाँ बताइए। प्रस्तावना नहीं, क्या आप तेजी से पूछे, क्या पूछ रहे हैं? आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, बताइए। किसमें है? क्या लिखिए, क्या है? अरे आप अंतर, वो केवल बाल की खाल दिख रहे हैं। कई लोग प्रस्तावना कहते हैं, कई उद्देश्य का, उसके मैं बताऊंगा आगे, बता दूंगा, मैं बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। अब कोई सवाल आप पूछ रहा तो आप आ जाइए, कोई सवाल पूछना तो आ जाइए, नहीं तो हाँ बताइए। आप इधर आ जाइए, आके पूछ लीजिए।